2 घंटे बोल देते हो, मैं हमको फिर मैं 2 घंटे में मांगती है तो 2 घंटे में नहीं हो पाएगा। 2:30 मतलब तो है किसी जगह सर कैंसिल कर दो। एक बच्चा है यहाँ एक पेपर तो देगा। तेरा नहीं हुआ, कर देंगे। कैंसिल तो नहीं करेंगे, ये जरूरी है, एक साइंस का देना जरूरी है। ओके नाउ बस बात नहीं करो। What will happen to the garbage and dead animals and plants in absence of microorganism? So microorganisms are known as decomposers. ये क्या कहलाते हैं? तो ये अपघटन करता है। ये क्या करते हैं? किन्हीं चीजों को डिकम्पोज करते हैं और डिग्रेड करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनको ये किसमें डिग्रेड कर देते हैं? ये डिग्रेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कन्वर्ट करते हैं कि नहीं? सो दैट द बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कंप्लीट। नाइट्रोजन का जो साइकिल है, नाइट्रोजन को मिल जाए हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन को तो जो हमने लिया है नेचर से, वो नेचर को लौटाने में डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा योगदान है। सो गार्बेज, बात नहीं करो, गार्बेज एंड डेड एनिमल्स are decomposed by decomposers और microorganisms। ये बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स, या फिर ऐसे जो बैक्टीरिया हैं वो खा जाते हैं, चक्कर जाते हैं। एंड इससे क्या करते हैं? They convert complex organic substance into simple inorganic substance. They convert complex organic substance into simple inorganic substance and complete बायोजियोकेमिकल। ऐसे बायोजियोकेमिकल साइकिल हमने 9th में पढ़े थे, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, N2 साइकिल एक्सेट्रा, तो ये पूरा कर देते हैं। सो इन दिस मैनर वी कंटिन्यू टू एक्सट्रैक्ट द थिंग्स फ्रॉम नेचर एंड दे कंटिन्यू टू रिटर्न। ठीक है, उसको रिटर्न कर देते हैं टू द नेचर। सो द नेचुरल रिसोर्सेज आर नेवर गेट डिप्राइव्ड। हमारे लिए इनकी कभी कमी नहीं पड़ेगी, मतलब न्यूट्रिशन वापस कर देंगे उनको, क्योंकि वो उसी को हैंड ओवर कर देते हैं। सो दीज आर नोन एज सैनिटरी इंस्पेक्टर। इन्हें सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। सो दीज आर कॉल्ड, सर एक बार बायोलॉजी साइकिल होती है, दीज आर कॉल्ड सैनिटरी। यानी अगर कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जैसे हमने N2 एटमॉस्फेयर से लिया, तो N2 एटमॉस्फेयर से ऐसे होते हैं, वो लेने के लिए कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी हैं। नाइट्रोजन हम सीधे नहीं ले सकते हैं, जैसे राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, ऐसे कुछ बैक्टीरिया हैं, तो उनको क्या कहेंगे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके लिए भी फिक्सेशन, उनके लिए बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम और नाइट्रोसोमोनास। तो वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को N2 में बदलेंगे और N2O से ग्राउंड को मिल जाएगा, वो अमोनिया में बदल जाएगा, NH3 में, दैट इज NH3 में बदल गया।
और फिर NH3 से क्या होगा, ये वाटर सॉल्युबल, तो वाटर सॉल्युबल में बदल गया और उनसे किसको मिल गया, प्लांट को। इवन हम लोगों की जो एनिमल की यूरिया होती है या एक्सक्रीटा, उन सब में भी अमोनिया होता है, तो प्लांट्स को मिल गया, ठीक है। और प्लांट्स से फिर किसने लिया, एनिमल्स ने लिया, वही नाइट्रोजन हम इनसे ले रहे हैं और हम प्रोटीन बन गया, हमारे आने तक ही प्रोटीन हो गया, प्लांट प्रोटीन है, ये एनिमल प्रोटीन है। लेकिन फिर से ये डिग्रेड होगा, तो इसको एजोबैक्टर और इसी तरीके से और भी दूसरे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो डिग्रेड करेंगे, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और कुछ नाइट्रोजन का रिट्रीवल करते हैं। तो ये वातावरण को हमारे अंदर कौन सा बन गया, क्या एनिमल प्रोटीन बन गया, तो यही नाइट्रोजन हमने लिया और प्रोटीन बना लिया, और इनमें प्लांट प्रोटीन जैसे दालों में पाया जाता, तो ये प्रोटीन हो गया। लेकिन अब एनिमल की जब डेथ होगी या प्लांट की डेथ होगी क्या, तो उनसे वातावरण में फिर से उसको अमोनिया में बदलना, ये किसका काम है, बैक्टीरिया का काम। तो इन सबसे डिकम्पोज करके किस में बदलना, अमोनिया में, ये भी एजोबैक्टर बैक्टीरिया। सर तो वो डायरेक्ट अमोनिया में बदलेगा। हाँ, अमोनिया बदल, जो भी है उसको सड़ा देगा, उसमें से ऐसी बदबू आएगी जैसे अमोनिया टाइप सड़ी चीज में से आती है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया जो वातावरण में फिर से NH3 से क्या बना देंगे, तो N2O बनाएंगे, और N2O से फिर बदलने के लिए फिर हमारे कुछ और भी चीजें होंगी, तो ये भी काम बैक्टीरिया का है और ये भी किसका है, बैक्टीरिया। तो इनके बारे में हम डिटेल में आगे 11th में बायो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या काम करते हैं, लेकिन ज़्यादा अभी हमें नहीं जानना है। तो ये बायो जियोकेमिकल साइकिल है, इधर ध्यान दो। तो बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या करता है बताइए, वॉट एवर वी टेक फ्रॉम नेचर, बैक्टीरिया रिटर्न इट टू नेचर, they also clean our environment, they help us to clean our environment. If they are not present, so you can just adhere the consequences. इसके क्या दुष्परिणाम होंगे यदि बैक्टीरिया ही नहीं रहेंगे माइक्रो। so whatever we take from nature, they return it back to nature either when we are alive or after our departure. तो ये बहुत वफादार है, हमारे मरने के बाद हमारे शरीर से भी, जैसे जैन हुए, पारसी हुए, तो ये ऊपर छोड़ देते हैं, कुछ सेप्रोफाइट खा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ है, कुछ डिकम्पोज हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं और अल्टीमेटली साफ हो जाते हैं। जंगल में तो जानवर मरते रहते हैं, लेकिन फिर भी सब क्लीन रहता है जंगल, क्यों क्लीन रहता है? सो वी टेक फ्रॉम नेचर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, return it back to nature। तो इसी को कहते हैं कि complete the biogeochemical cycle, complete कर देते हैं, ठीक है कि नहीं? and clean the environment and balance, make the ecological balance, यानी ये जो हमारे इकोलॉजिकल पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखते हैं, पर्यावरण एक संतुलन है ना, तो they clean the atmosphere, सराउंडिंग लिखो, तो सराउंडिंग्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, और सो कॉल्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर, सफाई कर्मचारी हैं। इफ दीज आर नॉट प्रेजेंट, अगर ये ना होते, अर्थ इज नॉट वर्दी टू बी लिव्ड, इसमें रहा नहीं जा सकता। अर्थ इज नॉट वर्दी, अर्थ वुड बी नॉट वर्दी टू लिव। इट विल मेक एनवायरमेंट पॉल्यूटेड, ये हमारे एनवायरनमेंट को गंदा रखेगा। क्या ऐसी स्थिति में ये बताओ कि पीयूष, क्या उन जो हम लोगों ने गंदगी फेंकी है, क्या उससे फिर फाउल स्मेल आएगी अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे कि नहीं आएगी? नहीं आएगी।
क्योंकि वो फाउल स्मेल लाते ही तो बैक्टीरिया हैं, तो हम ये नहीं लिखें कि उनसे फाउल, उनका कुछ नहीं होगा, बस वो पड़े रहेंगे, बस इट इज लॉइटर्ड हियर एंड देयर, तुम्हारा फेंका हुआ सामान यहाँ पर पड़ा रहेगा, वो डिकम्पोज कर रहा है। अगर फाउल स्मेल आ रहा है इसका मतलब है कि इट इज अंडर डिकम्पोजिशन। समझ में आई बात कि नहीं? तो वो बैक्टीरिया का काम वो कर रहा है, वो बस वैसा ही पड़ रहेगा, केले का छिलका जितने तुम छीलोगे वो सब वैसे ही पड़ रहेगा। तो environmental pollute, our environment get polluted। और तीसरी चीज क्या होगी? मोस्ट ऑफ द बायोजियो केमिकल साइकिल विद नॉट सूनर द नेचुरल रिसोर्सेज विल बी लेस फॉर अस। बायोजियो केमिकल साइकिल विल नॉट गेट completed। And there will be scarcity। किसकी कमी पड़ जाएगी? ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यही बस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेक्शन सी। और भी जो पॉइंट्स हों वो सब इसी से मिलते जुलते होंगे, हैं? हाँ, वो सब रिसाइकल्ड नहीं हो पाएंगे। सेक्शन सी देखिए, स्टेट which of the following chemical reaction will take place or not with suitable reason। तो 27 क्वेश्चन देखो, that is Zn plus CuSO4, ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी? बताओ। Zinc is more reactive than copper, so Zn will displace copper from its salt solution। सॉल्ट दो सब में एक्वियस लिखा है, यानी ये इसका जलीय विलयन है और ये अपना जलीय विलयन बना लेगा। That is aqueous solution, water solution। Displace copper from its salt solution and make its own salt solution। दूसरी चीज Fe और Zn में देखो, तो क्या Fe ऐसा कर पाएगा Zn के साथ कि नहीं कर पाएगा? तो FeSO4 प्लस Zn, जो पहली रिएक्शन है उसको फिजिकली देखोगी नेहा, तो उसमें कलर में क्या चेंज आएगा? ब्लू टू कलर। ये भी बोलती हमें सुनाई नहीं पड़ता नेहा की आवाज कभी। हाँ, ये पता चल गया इसने बोला है कुछ। दैट इज ब्लू है, और ब्लू से क्या हो गया? कलरलेस। अगर ये तेज बोलती तो मैं करेक्ट भी करा देता। और as Fe is less reactive than zinc, so this reaction will not take place, will not take place। ये रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि लिकबा सरनाका मगल मंजन, मग अल मन जन, कर फीकट कोनी, कर फीकट कोनी, सन पी भकुआई तो, आई तो, फेर दाग बरतो पटकल ऑफ, फेर दाग बरतो पटकल ऑफ। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। देखो जैसा वर्ड लिखा है बस वही लिखते जाओ। लिख बा सर ना का मग अल मन जन कर फी कड को नी सन पी भा, बीएच का बी यहाँ और एच भा, कु आई तो, आई टू का मतलब आई तो, फेह गाग, फेह गाग फेह
गाग, बर्तो, आइतो का मतलब I2 था, बर्तो का मतलब Br2, पट कल AUF। तो यहाँ पर ये जो नॉन मेटल हैं ये चारों, तो इसमें ये सुपीरियर नॉन मेटल है। नॉन मेटल इधर एंड पर मोस्ट रिएक्टिव है और मेटल इस एंड पे। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल while fluorine is most reactive non-metal. Lithium is most reactive metal. It will displace all other metal from. It displaces all other metals from its salt solution, जबकि फ्लोरीन क्या है? मोस्ट एक्टिव नॉन मेटल। इट डिस्प्लेसेस ऑल अदर नॉन मेटल्स। ये भी ध्यान रखो, नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की प्रतिस्पर्धा है, उनकी होड़ है, और जबकि मेटल में इलेक्ट्रॉन देने की होड़ है। तो अब मुझे बताइए, लिथियम एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा? बताओ प्रॉब्लम। ऑक्सीडाइजिंग, ये बहुत अच्छा बताना है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई उन्होंने भी बताया कि लिथियम, अगर लिथियम किसी के साथ आए तो उसकी टेंडेंसी, भैया मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं लूंगा, मैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मुझे ऑक्सीडाइज करो। प्लस चार्ज आने का मतलब ही क्या होता है? ऑक्सीडाइज होना, और दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा, पकड़ो मेरा इलेक्ट्रॉन, मैं रिएक्टिव हूँ, हो जाओ रिड्यूस। इलेक्ट्रॉन जिसको मिला वो क्या हो गया? रिड्यूस। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ? वैसे तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है, और दूसरे तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन भी आता है। हाँ, मतलब प्लैटिनम और उसके बाद प्लैटिनम तो उसको हम ठीक कर लेंगे। अरे फैन नहीं काम, क्या अरे फैन नहीं काम। नहीं कर रहा? वो दबाओ, उसको स्विच को दबाओ, स्विच दबाओ, स्विच दबाओ। हाँ, अब और दबा दिया, ऑन किया। अच्छा, उधर से भी सब देख लिया, उसमें से कहीं कोई सेल तो नहीं निकल रहा है? हाँ, तो कहाँ से, जब उसकी सेल ही निकल गया तो कैसे चले? सेल से चलता है। अब देखो, हम उसको डाउन करते हैं। लेकिन उसका प्रभाव तो पड़ता है, जैसे लगा होगा हमें सेल से चल रहा है, वो पंखा तो ही सोचा होगा, देखा जाएगा। अब आपने बता दिया, इसको बिल्कुल नीचे कर देना, इसकी कलर बनाना, और बताना होता है। चलो सुनिए, जो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँ लिथियम प्लस ZnSO4, तो पीयूष इस सेंटेंस को, इस इक्वेशन को पूरा करो। ये बताएं। हाँ बोलो भाई, बड़ी देर लगाते हो प्रियांशु। चलो ये नहीं बताने। मनीष, Li2, दैट इज Li2 प्लस Zn, क्योंकि इसकी सिंगल की वैलेंसी है ना, और SO4 की 2 की है, तो लिथियम जो है वो क्या Li प्लस बन गया। तो अगर ये प्लस बना, सो इट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ इसमें? इसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और जिंक 2 प्लस था, क्या उसको 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये Zn बना, और इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, रिलीज कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन या दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? 2 लिथियम ने 2 छोड़ा, तब तो जिंक को 2 मिला, तो इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो मुझे बताइए, गुड बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने में कौन सबसे ज्यादा खिलाड़ी है? लिथियम। लिथियम, क्योंकि मेटल ही खिलाड़ी हो सकते हैं, और मेटल में भी सबसे बड़ा कौन खिलाड़ी है? सो लिथियम इज
हैविंग हाईएस्ट टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज एक्सेप्टेड बाय द, तो ये रिलीज इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो बेस्ट क्या हुआ, रिड्यूसिंग के ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को रिड्यूस कर देगा। सो लिखो लिथियम इजिली क्या करेगा बताइए, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस अदर, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन एंड reduces other, so it is best reducing agent। जबकि फ्लोरीन के लिए सौम्या सेंटेंस पूरा करो। Fluorine is oxidizing agent, so it accepts electron and जब इसी से ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या वो प्लस में चार्ज में आ जाएगा, and is oxidizing agent। ऑक्सीडाइजेस अदर, ऑक्सीडाइजेस अदर। सो अभी बता रहा हूं कि कैसे ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है और रिडक्शन की। सो फ्लोरीन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, देखो यहाँ ऑक्सीजन का नाम नहीं लिया गया है, आप कहोगे ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, क्योंकि जो ऑक्सीजन जिससे जुड़ जाए वो ऑक्सीडाइज हो जाए, यही होता है कि नहीं होता है। तो लेकिन ऑक्सीजन से भी सुपीरियर फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से एक सीढ़ी ऊपर है, तो इसलिए इसको कहा है। अब ये देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हमेशा क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या है, Gain of electron। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम थर्ड वाला केस देखेंगे और उसमें एकलव्य से पूछेंगे कि इसमें क्या चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और जो कहा गया है वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है वास्तव में। तो थर्ड देखो, Zn plus FeSO4 gives ZnSO4 plus Fe। तो जिंक और Fe में ये है, ये चीज होगी एकलव्य कि नहीं होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो मतलब ये रिएक्शन होगी कि नहीं, फिर हम आगे की बात करें, होगी। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, सो इट विल डिस्प्लेस Fe। और जिंक खुद क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। चलो ये ऑक्सीडेशन हो गया। और Fe का क्या हुआ, क्या उसने गेन कर लिया, पहले ही Fe2+ था और अब Fe बन गया। तो Fe और ये Zn पहले क्या था, Zn था, और अब यहाँ क्या लिखें बताओ ईशान, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और Fe से कहा जाओ मैंने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, तुम यहाँ से जाओ Fe2+ बन के वहाँ जाके 2 इलेक्ट्रॉन लो, चुपचाप बैठो। तो इस तरीके से Fe डिपॉजिट हो जाएगा और Zn सोल्यूशन में गिर जाएगा। तो Fe क्या करेगा बताओ, Fe2+, यहाँ पे 2+ है, वो वही 2 इलेक्ट्रॉन जो उसने छोड़ा है उसको लेके किस में बदल जाएगा, Fe में। तो जो जिंक मेटल है, अगर तुम जिंक मेटल को सोल्यूशन में डालोगे तो ये धीरे धीरे, ऐसे हमने कई रिएक्शंस आपको दिखाई जब चैप्टर पाया थोड़े दिन पहले, धीरे धीरे डिसॉल्व हो गया था कि नहीं जिंक मेटल। अगर ज़्यादा देर डालते तो पूरा ही ये जिंक की डॉट चली जाती। तो जिंक मेटल डिसॉल्व होता है, ये हमने लेड के साथ, कॉइन के साथ भी दिखाया, मैग्नीशियम के साथ भी दिखाया। तो जिंक घुलता चला जाता है और साथ में उस जो भी है उसके ऊपर कभी Fe की लेयर बन गई थी, कभी कॉपर की बन गई थी, कॉपर डिपॉजिट हो था कि नहीं। तो ये रिएक्शन होगी। अब मुझे ये बता दो मनीष, ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में। तुम तो समझ नहीं पा रहे हो, छोटी क्लास है, बोलो। So reduction, gain of electron and oxidation। देखिए, नॉडिंग द हेड इज नॉट सफिशिएंट दैट यू हैव अंडरस्टूड। सिर हिलाने से ये पर्याप्त नहीं है समझ जाने कि तुम्हें चीजें समझ आ गई। तुम बताओ उल्टा रहे हो, तुम कैसे मान ले कि तुम सही नॉडी हो, है ना।
नॉटिंग से थोड़ी होता है। सॉरी दैट इज गिव रीजंस शाइनिंग सरफेस ऑफ मेटल बिकम डल ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज शाइनी क्यों है बताओ? शाइन क्यों करती है? लश्चर क्यों है? हाँ बताओ। ये ठीक है, बता दिए पहले, आप बताइए। इलेक्ट्रॉन जैसे कोई भी मेटल है तो सोडियम में ही देख लो, तो वो उसके जो अगर इस पे सनलाइट पड़ी तो सनलाइट पड़ने से ये जो इलेक्ट्रॉन है ना इसकी फर्स्ट ऑर्बिट का, वो ये मान लो न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, क्योंकि जब सनलाइट से फोटोन इसके पास आया तो क्या वो एनर्जी सफिशिएंट थी इसको हायर ऑर्बिट में भेजने के लिए? तो उस फोटोन को लेके वो हायर ऑर्बिट में गया, और फिर जब वो वहां से गिरा तो गिरने पर उसने क्या एक फोटोन रिलीज किया, फिर से अपनी ऑर्बिट में आ जाएगा। मेटल हायर ऑर्बिट में फ्रीक्वेंटली जाते हैं, फिर गिर के अपनी वापस ऑर्बिट में आते हैं, तो गिरने पर इसने फोटोन चारों दिशाओं में रिलीज किया और उसकी वजह से ये लश्चर है। तो तुम ये बताओ सोडियम की बजाय एल्यूमिनियम में ज्यादा लश्चर क्यों है? देख लो बता दिया मैंने कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 3 गुना ज्यादा लश्चर है। कितनी सही बात बताई, जबकि इन्होंने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है और आप नहीं बता। इन्होंने कहा, आपने कहा ना सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन करता है, उससे पहले उन्होंने कह दिया सर एल्यूमिनियम 3 गुना है, गोल्ड में भी 3+ बनता है, ये 3+, 3 गुना रिलीज करेगा और फिर वही लौट के वापस आएंगे। तो क्या वापस का मतलब है कंटिन्यूअसली हायर ऑर्बिट में वो उसकी क्या है, अनस्टेबल फर्स्ट स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में तो उसे लौटना ही है। तुम उछल गए, तुमको एनर्जी मिली तो उछल के क्या जमीन पे नहीं गिरोगे, फिर मिलेगी तो फिर आओगे। मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही वो अपनी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, सन से मिलेगी, तो वो जब जाएंगे और लौटेंगे तो जो फोटोन निकलेगा वो चारों दिशाओं में निकलेगा। सन जरूरी तो है लाइट से, कोई भी लाइट हो। तो इस तरीके से तो यहाँ हमने क्या देखा कि दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी लेक्चर दिया करते थे, so and when they come in contact with oxygen then they made oxide। वो क्या करते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। जैसे आयरन है चमकदार है, लेकिन वो क्या बना देगा, Fe2O3, and their luster is a free, there will be complete absence of electron। अब इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं बचेगा, तो अल्टीमेटली Fe2O3 बन गया, तो उसने कंपाउंड बना लिया। तो इस चीज को लिखें, so shining surface of metal get dull when prolonged exposed to air and moisture, it is called, इसे क्या कहेंगे, कोरोजन। अच्छा, जहां देखा गया है इन सम केसेस कोरोजन डिक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, while in other cases it only tarnishes the metal but its tensile strength is not lost। सिल्वर के केस में टार्निश होता है कि वो डिके हो जाता है, ईटन अप हो जाता है, सिर्फ उसकी ऊपर हो जाएगी, या फिर प्रियांशु ने बोला एल्यूमिना बन जाएगा, एल्यूमिनियम, तो ये भी टार्निश है। तो कभी कभी जो उसकी टार्निश है वही उसकी प्रोटेक्टिव लेयर भी बन जाती है। जैसे एल्यूमिनियम और Mg के केस में वही टार्निश तो हुआ, उसकी डल लश्चर तो आ गई, लेकिन क्या उसने आगे प्रोटेक्शन नहीं किया, इट डज नॉट अलाउ इट फर्दर टू गेट टार्निश्ड और ईटन अप, तो वो प्रोटेक्टेड लेयर मान गई। क्या चीज बताइए, टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर वो पूरी तरीके से वो प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है और अंदर तक वो ईट अप करके पोरस बना के खाता ही चला गया जैसे आयरन में, तो वो ईटन अप हो जाएगा। तो ऐसे में उसे टार्निश नहीं कहेंगे, वो रस्टिंग हो गई, मेटल का जैसे कॉपर रस्ट हो गया, और सिर्फ अगर एक ऊपर लेयर ही बन के रह जाए तो कहेंगे टार्निश्ड कॉपर या रस्टेड कॉपर। तो अब जरा देखें, तो इसमें क्या कहा गया है, दिस इज कॉल्ड कोरोजन। दिस हैपेंस ड्यू टू ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट लेयर इज फॉर्म, किसी न किसी तरीके की ओवर द मेटल। As oxide
दूसरा क्या है, सल्फाइड और कार्बोनेट लेयर इज फॉर्म्ड, ये फॉर्म हो जाती है ओवर मेटल। तो अब जैसे Fe है तो Fe में O2 मिल गया और वाटर और CO2 इनकी प्रेजेंस में, CO2 और वाटर तो कार्बोनिक एसिड है ना, H2CO3 नहीं बन गया, कार्बोनिक एसिड है ना, तो इनकी प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, Fe2O3। तो यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ 3/2 लिख दीजिए। अब ये बैलेंसिंग पूरी हो गई, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इसको कहेंगे ये रस्ट हो गई, ठीक है। तो ये रेड ब्राउन कलर की रस्ट हो गई, ये कोरोजन है। ये सब लिखना नहीं है, जो लिखना वही है जो उसमें, लेकिन समझा रहे हैं इसी बहाने से। तो अब दूसरी चीज क्या है कि एटमॉस्फेयर में जैसे Ag है तो ये H2S हाइड्रोजन, वातावरण में अगर पॉल्यूशन है तभी तुम्हारी चांदी की पायल काली पड़ेगी और नहीं तो नहीं पड़ेगी, तो वो AgS बना देगा, Ag2S। तो ये इसको क्या कहेंगे, सिल्वर सल्फाइड, और H2 निकल जाएगा, दिस इज 2Ag, ये चांदी ब्लैक हो जाती है, सिल्वर। और वही कॉपर है, इसको CO2 मिल गया और वाटर मिल गया और O2 मिल गया, तो इनसे CuOH होल ट्वाइस और CuCO3, इसको कहते हैं ग्रीन रस्ट, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट। तो सर ये वाला कैसे बनाएगा? ये बता देना, ग्रीन रस्ट कॉपर कार्बोनेट, तो तुमने देखा ना ये चीज है, दैट इज इस कलर का होगा, ये दोनों, ये है इस कलर का, ये ऐसा है, ठीक है। तो अब कॉपर का हमने पेट भी दिखाया था तुमको कि जो हमको इनाम में मिला था वो रस्टेड हो गया था, तो ये रस्ट लगा हुआ है कि नहीं सर, ये किसका रस्ट है, इसी का तो रस्ट है कि नहीं, कॉपर रस्टेड। अब देखो तो Cu है, इसमें CO3 करो, एक को बच गया, देखो CO3 और फिर OH का होल ट्वाइस। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, ये फार्मूला बहुत पूछा गया कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रीन रस्ट, तो इसको क्या कहेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड। सर ये बैलेंस है, हाँ और क्या, तो फिर 2 कॉपर 1 2 कर, और कॉपर कार्बोनेट। तो ये अलग अलग तरीके का रस्टिंग होगी एट सर्टेन टाइम्स। देखो एट सर्टेन टाइम्स मेटल गेट टार्निश्ड, टार्निश हो जाएगा, जैसे न्यूयॉर्क की देवी, दैट इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी, टार्निश्ड but not completely eaten, not completely eaten up, पूरी तरीके से वो खाया नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल है कॉपर, अभी तक वो खड़ी हुई है मूर्ति, इसका मतलब है उसमें ठीक बात है। और दूसरा समटाइम्स मेटल इज कंप्लीटली ईटन अप, ऐसा आयरन में होगा Fe। sometimes a protective layer of oxide is formed, कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा जैसे Al2O3 और MgO, which does not allow it to further get oxidized, ये एल्यूमिना है, which does not allow ठीक है। इट लेयर है, अब सिंगुलर है तो डज लगा है, अगर लेयर्स लिखते तो डू लगा देते, तो अलाउ इट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्दर।
इतनी बात समझ आ गई। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये तो ए पार्ट हो गया। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर। तो मोल्टन में Na3AlF6 से भी निकाला जाता है, और बुक में किससे निकाला गया है? Al2O3 से। तो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड, जिसके पास सोल्यूशन बताओ किससे निकाला गया है? किसी के पास है, लिखा है? Al2O3 से होता है। Al2O3 का मोल्टन क्या है? एक क्रायोलाइट से है Na3AlF6। तो जो लिखा है उसी का हम समझा रहे हैं। Al2O3 है सोल्यूशन में, किसी के पास है सोल्यूशन? तो उसमें लिखा है वो बहुत क्या कहते हैं रिएक्टिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाला जाता है। क्या लिखा है? सर ये बहुत रिएक्टिव है, इलेक्ट्रोलाइसिस से निकाला जाता है। अच्छा, ये बात। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। चलो, तो ये बात सही है, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज वेरी रिएक्टिव, सो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड बाय एनी चीपर मेटल। तो इसके ऊपर तो अब ये देखो लिक्वा, सरनाका, ये सभी बहुत महंगे हैं। और एल्यूमिनियम जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला सब मोस्ट अबेंडेंट मेटल है, कि मतलब दूसरे तीसरे नंबर पे आता है कि आयरन के बाद? आयरन से पहले आयरन ये मोस्ट अबेंडेंट है। थर्ड अबेंडेंट मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। सबसे ज्यादा इसमें अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम है जो कि मेटल है। तो फर्स्ट मोस्ट अबेंडेंट मेटल है और थर्ड मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट है। तो सिलिका, क्योंकि SiO2 ही धरती है, और ऑक्सीजन और फिर एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव। ये बहुत रिएक्टिव है। इट कैन बी डिस्प्लेस्ड, ये माना जा सकता है, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड। ये हमारे अर्थ कोर में Al2O3 के फॉर्म में मिलता है, यानी इसके और दो हैं, एक Al2O3 है और एक क्रायोलाइट है। इसको कहते हैं बॉक्साइट, Xh2O। इसका क्या नाम है, पढ़ाया होगा तो उस समय आपको याद होगा। और एक है Na3AlF6, जिसको क्या कहते हैं, क्रायोलाइट। तो दोनों से हम निकाल सकते हैं, दोनों की मेटलर्जी आगे की क्लासेस में, लेकिन 10th में सिर्फ इसकी दी गई है। तो क्रायोलाइट से हम कैसे निकालते हैं, सुनो जरा। सो इट कैन बी डिस्प्लेस्ड। अब लिक्बा, सर, नाका, मग, अल से पहले यही सब आते हैं। इट कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय लिक्बा, सर, नाका। But these are very costly metal and also not found in free state. Free state में सब नहीं पाए जाते हैं। अब सोडियम वोडियम से क्या निकालोगे, तो खुद ही तेल में डूबे रहते हैं, तुम सबसे तुम क्या निकालोगे, कर नहीं सकते ना। So but these, it is very costly process, but it is costly process इनसे निकालना। लिक्बा, सर, नाका, मग, Mg भी आ जाएगा। अब देखो फुलझड़ी कितनी कॉस्टली मिलती है, 20 रुपए की मिलती है, उतना थोड़ा सा मैग्नीशियम बड़ा, उससे तुम क्या एल्यूमिनियम निकालोगे। एल्यूमिनियम जब 40 रुपए किलो है, तो 20 रुपए की फुलझड़ी से तुम 40 रुपए किलो की चीज़ निकालोगे। सब एल्यूमिनियम के फ्रेम में बड़े सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया में एल्यूमिनियम का ही काम चल रहा है। बट इट इज वेरी कॉस्टली टू, देखो, गेट प्योर एल्यूमिनियम बाई डिस्प्लेसमेंट मेथड। सौम्या मैं समझाता हूँ इसको कि मैंने क्या लिखा है, मेथड। मेरा कहने का मतलब है, मान लो तुम्हारे पास Al है, कुछ नहीं, AlCl3 है, और मैं तुमसे कहूँ उसको Mg से रिप्लेस करो, तो पहले तो तुम्हारे पास Mg होना चाहिए ना। तो खरीद के लाओ 250 रुपए किलो का मैग्नीशियम, तो उसको लाओगी तो तुम 40 रुपए का एल्यूमिनियम बनाओगी क्या? वो कंज्यूम हो गया। तो इससे ये तो सस्ता प्रोसेस नहीं, इससे अच्छा इलेक्ट्रिसिटी दो। तो एल्यूमिनियम में जो Al3 है उसको मोल्ट कर दो, पूरा पिघला ही दो। तो जब Al2O3 है तो एल्यूमिनियम जब मोल्टन स्टेट में हो जाएगा तो Al3+ आयन और O2- आयन में मोल्टन होगा, क्योंकि इसके एनायंस क्या होंगे उस लैटिस में, देखो Al2O3 में। तो एक
कैटायन निकलेगा Al3+, और वो चला जाएगा जहां कैटायन जाए उसे कैथोड कहते हैं, जहां एनायन जाए उसे, तो वो ज्यादा सस्ता है बिजली से बना लेना कि Mg 250 रुपए किलो का लाना। ये हो सकता है बट इट विल बी कॉस्टली, और फिर इंडस्ट्रियल फिजिबल नहीं, तुम्हारी कंपनी ठप हो जाएगी, तुम अपने कारीगरों को तनख्वाह कहाँ से दोगी, तुम्हारे बिकेगा ही नहीं एल्यूमिनियम। दुनिया 40 में बेच रही, तुम 250 का बेचोगे। तो दैट इज MgCl2 और प्लस। अब हम बता रहे हैं, यानी मैं ये कह रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट मेथड से भी ये फिजिबल है, बट इट इज मतलब कॉस्टली, नॉन इकोनॉमिकल। तो अब यहाँ ये कर दिया 6 है, यहाँ 2 कर दीजिए, 3 है तो 3 कर दीजिए, और ये 2 है तो 2, बट इट विल बी वेरी कॉस्टली टू एक्सपेक्ट। आप फुलझड़ी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी महंगी होती है, और सिर्फ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जलाने का पैसा दे रहे हैं। अब जो हम रिबन लाए वो भी 20-20 रुपए के हैं, इतने कॉस्टली। और क्या 3 रिबन है हमारे पास, तीनों सब कॉस्टली हैं। मीटर क्या हुआ, ऐसे ही पड़े हुए हैं, बट लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मीटर कुछ नहीं होता, बस वो रिबन होता है पूरा छल्ला। ये देखो, ये अब ये एक छल्ला 20 रुपए दे रहा होता, जबकि 3-4 रुपए का होना चाहिए बनाने के लिए, 20-20 रुपए का दे रहा है। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, और है कुछ ग्राम नहीं, तो ऐसा दे रहा है तो कैसे काम चलेगा, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। 20 रुपए का एक दे रहा है छल्ला, सेट नहीं, मतलब 20 रुपए में वो कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर होगा, 20 रुपए में 30 मीटर बताओ। और शुरू में जब हमने कोचिंग शुरू की थी तो 2 रुपए का मिलता था, अब 20 का। हाँ ठीक है, तब बच्चे 500 रुपए में साल भर पढ़ते थे। तो अब यहाँ, बट इट इज वेरी कॉस्टली टू एक्सट्रैक्ट इट, बट ये बहुत कॉस्टली होगा बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड ना, बाय मेथड। सो इलेक्ट्रोलिटिक, क्या तुमने ये मेटलर्जी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए की जाती है। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज प्रिफर्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल। जरा ये देखो, तो ये यहां पर तो आप ले लो इलेक्ट्रोड, एक को निगेटिव से जोड़ दीजिए और एक को पॉजिटिव से, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो ये अब हमने इसको मोल्टन कर लिया, इसको हाई टेम्परेचर में लगा दिया। तो मोल्टन करने के लिए क्या है, इसमें नाइट्रोन का कोई वायर डाल दो जिससे मोल्टन हो जाए, ये मोल्टन है। तो अगर एल्यूमिनिया को मोल्टन करोगे, एल्यूमिना को तो 300 डिग्री सेल्सियस पे मोल्टन होगा, 3000, और दैट इज Al3+ और O2-, इसमें मोल्टन हो जाएगा। तो एक Al पे 2 रहेंगे कि नहीं, Al2O3, तो Al2 मतलब 2 ये बना दो, वैसे कोई जरूरत नहीं है कि इतना सब बनाने की, और O3 सही है। तो हमने Al2O3 के हिसाब से दिखा दिया, लेकिन यही सब है। तो ये Al कहाँ जाएगा, कैथोड पे जहां कैटायन जाए उसको क्या कहते हैं, कैथोड। फिर बाद में इससे निकाल लेना एल्यूमिनियम, इस पे एल्यूमिनियम की ही रॉड लगाओ, और O2 को ग्रेफाइट पे जाने दो, वहां ग्रेफाइट लगा दो, बुलबुले निकल जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि जो मेटलर्जी है उसमें 3 तरीके का, हाई रिएक्टिव मेटल, और जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मीडियम रिएक्टिव में जिंक आया था और कॉपर भी आया था उन सब के लिए। इसके अलावा और कौन कौन से आए थे, दैट इज Mn भी आया था, ये सारी चीजें।
तो वो देखो जरा कौन कौन से हैं कि मेटलर्जी में 2-3 तरीके के हम लोगों ने लिखे थे कि नहीं। पहला है हाई रिएक्टिव। हाई रिएक्टिव में जरा नाम बताओ। पोटेशियम, और लो रिएक्टिव बस यही था। HG भी है क्या? कॉपर भी HG मतलब यही सब इससे निकाल लिए जाएंगे। सीने बार HGS को सीधा गर्म करो और वो मरकरी दे देगा। सीने बार है ना HGS। अब इन सब में क्या देखा था? Zn देखा था कॉपर और आयरन, लीड और कॉपर। आयरन, Fe और लेड। जबकि इसमें क्या है? एल्यूमिनियम, सोडियम, यही मुख्य है। और कोई पोटेशियम, पोटेशियम। तो इन सब इनकी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से की जा सकती है। सब कॉपर हमें लो रिएक्टर में दिखवाते हैं। ये देख लो, आपकी हेडिंग में देखो ना, सर यहाँ ये पे एक्सट्रैक्टिंग ऑफ 4 है। एक्सट्रैक्टिंग इन लो रिएक्टिविटी, इसमें कॉपर है। हाँ, और एक्सट्रैक्टिंग इन मिडिल, इसमें कौन कौन से हैं? मैग्नीज भी है। मैग्नीज आ गया। और बस मैग्नीज आया है क्या? हाँ। Mn आया है सर सीयू और आयरन आया ना। सीयू में सीयू आयरन आया, Mn भी आया और कॉपर यहाँ से हटाओ। लो रिएक्टिविटी में यहाँ है कॉपर, यही है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले जो भी आप ओर पाते हो उसको आपको धो लेना है, हाइड्रोलिक वॉशिंग कर लो। और फिर उसके बाद इसकी क्या करो? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में ही डाल दो इसको, मेल्ट करके मोल्टन स्टेट को कर देना। जबकि इन सब में बहुत कुछ करना पड़ता है। इन सब में आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, रोस्टिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको जो फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एक फर्स्ट प्रोसेस क्या है? उसमें कौन कौन से 3 प्रोसेस हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग और मैग्नेटिक फोम वाला फ्रॉथ फ्लोटेशन। मैग्नेटिक सही है, मैग्नेटिक सेपरेशन। दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग, पानी से धो दो। दूसरा क्या है? फ्रॉथ, वो किसमें है? और तीसरा मैग्नेटिक। अच्छा, इसके बाद सेकंड बताओ। सेकंड में दूसरी चीज क्या बताओ? कंसंट्रेशन ऑफ 4 हो गया। सेकंड का हेडिंग बताओ। कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। और बी पार्ट क्या है? दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। दैट इज कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड। इसके एकलव्य 2 प्रोसेस क्या है? ये मुस्कुराते हैं। रोस्टिंग एंड दैट इज रोस्टिंग। अभी बीच में मत बोलना, फिर पता नहीं चल पाता ना कल ये इनकी एकलव्य की विद्वता का। बता दे तो इनका अंगूठा कटवा लें हम। बताएंगे नहीं तो अंगूठा क्या, हम कहेंगे तुम तो विद्वान हो गए, अब दक्षिणा दो। बताते नहीं है जानबूझ के। रोस्टिंग किसमें की जाती है? सर तो जिंक देखो ना, सही आंसर कभी नहीं बताएंगे। जानते हैं, कैल्शियम। जाना में धर्मम नच में प्रवृत्ति। जानता हूँ धर्म क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है। रोस्टिंग किसमें की जाती है? सल्फाइड ओर। और कैल्सिनेशन, यही चीज बतानी। तो रोस्टिंग किसमें है? सल्फाइड ओर। और ये और ये बताओ जो सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड स्टेप रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इनटू जैसे बोलो। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। सही है, दैट इज कोक से किया जा सकता है, कार्बन से। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। और तीसरा प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग भी करनी पड़ेगी।
ये सेकंड है, इसी में सेकंड में ही थर्ड है, तो इसका थर्ड प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। और इस वाले में क्या है? यानी लो रिएक्टिविटी वाले। स्टेप्स बताओ। वहाँ कंसंट्रेशन और क्या है? फ्लो चार्ट में देखो तो बताओ। इसमें सल्फाइड और रोस्टिंग से आप कर सकते हो। दूसरा फिर मेटल रिफाइनिंग, दैट इज रोस्टिंग। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइटिक। क्यों? ऑफ सल्फाइड ओर, इसमें कार्बोनेट ओर पाया नहीं जाएगा, जैसे Ag2S सल्फाइड ओर, तो किसमें पाया जाएगा? Ag2S की रोस्टिंग, या HGS सिनेबार, इसको क्या कहेंगे? सिनेबार। इन सब की करने। जिंक ब्लेंड का फार्मूला बताओ सार्थक। मुस्कुराते अच्छा। नाउ जिंक ब्लेंड का एकलव्य ZNS, ये तो कॉपर ग्लांस। Cu2S। तो इन सबको, अब तीसरा प्रोसेस क्या है? रिफाइनिंग। ये चीज है। अगला क्वेश्चन देखो। That is gold is available in native state. So थर्ड देखिए, gold is least reactive and is noble metal. ठीक है, so it is found in free state in nature. ये कंबाइंड स्टेट में नहीं पाया जाता, नॉट इन कंबाइंड स्टेट, यानी ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। मेंशन 3 काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन ब्लड, और इनके फंक्शन तो लिख ही लोगे, RBC, WBC, ये सब के बारे में लिख लेना। नाउ with the help of diagram explain how exchanges of gas occurs in leaf of plant. तो leaf देखो 28th question after or, so during day time क्या होगा? During daytime photosynthesis as well as respiration both अगर सांस तो पौधा ले गए होगा कि नहीं, ट्रांसपिरेशन जरूरी, वो अलग बात है, हमें गैसेस एक्सचेंज के बारे में देखना है। तो दैट इज ड्यूरिंग डे टाइम फोटो, रेस्पिरेशन तो सांस लेना है, नाक थोड़ी बंद कर दो कुछ, एंड फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो एक लाइफ प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनिज्म को करना ही पड़ेगा। रेस्पिरेशन बोथ टेक्स प्लेस। देखो फोटोसिंथेसिस इज मच फास्टर, वैसे तो 10 टाइम्स है, लेकिन आप बिल्कुल कैलकुलेटेड नहीं कर सकते हो, मच फास्टर देन द रेस्पिरेशन, सो इट इज डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर द गैसियस एक्सचेंज। यही नियामक है जो तय करेगा कि क्या है। रेस्पिरेशन धीरे धीरे चलता है, वो तो खड़ा है, धीरे धीरे सांस ले रहा है, लेकिन खाना तो खूब बना रहा है, तो क्या लिखोगे बताओ? फोटोसिंथेसिस इज मच फास्टर, इससे ज्यादा फास्टर है देन रेस्पिरेशन, सो इट डिटरमाइंस the nature of gaseous exchange. Nature of gaseous exchange. अब जरा देखें ये क्या चीज हमने लिखी, इसका मतलब समझो। कि फोटोसिंथेसिस में क्या है कि CO2 और साथ में वाटर से मिलकर इसको क्या करना है, 6 है और ये 12 है, और C6H12 O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, और ये सब किस में होगा?
सनलाइट में। तो अगर ये एक ट्री है तो अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगी। फोटोसिंथेसिस में ये कौन कौन सी गैस लेगा? इसे CO2 चाहिए और लिबरेट क्या करेगा? O2 ये चीज करेगा। ये तो हो गई प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और एक रेस्पिरेशन इसका उल्टा लिख लो, C6H12 O6 और +6O2 और +6H2O। ग्लूकोज पीना है तो पानी भी पीना पड़ेगा साथ में। तो अब इनसे क्या होगा? दैट इट गिव्स 6 CO2 और +12 H2O और +38 ATP। ये हो गया रेस्पिरेशन। और ये इन माइटोकॉन्ड्रिया होगा, जैसा कि सुबह प्रवीण ने बताया था। इतनी बात समझ आई? तो ये हो गई रेस्पिरेशन। ये स्लो है और ये कैसा है? फास्ट। तो जो ये इसी में से कहेगा अरे तुम इतनी ऑक्सीजन फेंक रहे, थोड़ी हमको दे दो, हम सांस ले लें। अगर ठीक है लो थोड़ी सी, हम बाकी डाल थोड़ी सी इसको दे देगा। भाई ये 10 गुना ज्यादा फास्टर है। कहेगा फेंक ही रहे, थोड़ी सी हमको दे दो, तुम तो कचरा फेंकने जा रहे हो, हमारे काम आ जाएगी, ले लो। ऐसी बात है। तो इस तरीके से यानी टोटल ड्यूरिंग डे टाइम देयर इज ए नेट एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 गैस एंड लिबरेशन ऑफ O2 गैस। ये तो हमने लिख दिया ना कौन सा फास्टर है। तो ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? डे टाइम CO2 इज एब्जॉर्ब, और गैस की बात है, एंड दूसरी चीज है कि एंड O2 इज लिबरेटेड। बस इतना ही लिखो, समझ में आ गई बात। और ड्यूरिंग नाइट क्या होगा बोलो? ओनली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो रेस्पिरेशन में जो हो रहा है वही होगा। तो रात को पौधों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, पेड़ों के नीचे? बताओ। तो ड्यूरिंग नाइट ओनली रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया चलेगी, विल टेक प्लेस इन प्लांट। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वही उनको भी चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे? वो ये बस अंतर है कि वो अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं, वो बड़े जिम्मेदार हैं, और उसी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन करते हैं 10% का, 90% हमको देते हैं, चलो तुम लोग ले जाओ, या हम लोग खा ही लेते हैं तोड़ के। तो इस तरीके से इसी ग्लूकोज का रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। और रेस्पिरेशन में क्या चाहिए? कि हमें ऑक्सीजन चाहिए और हम CO2 निकालते हैं, वही वो भी करते हैं। सो ड्यूरिंग नाइट टाइम रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। प्लांट्स क्या करेंगे? विल टेक इन O2, जैसे हम लेते हैं सांस पूरा दिन, एंड रिलीज CO2। नेक्स्ट देखो, डायग्राम तो बना दिया, ये दिन का बना दो। अभी पढ़ते हैं सवाल क्या कह रहा है। जो है बना देंगे, जो वो बोलेगा वही बना। फोटो ले रहा इसमें क्या, इसमें मैंगो लटका दीजिए। क्या कह रहा है बताओ? That is diagram how the with the help of diagram how you exchange। ये क्या मतलब है? ये क्या चीज़ है? ऐसा कुछ बना देखे फिर मुझे तो है कहाँ बना? नहीं वो बना सर, ये रास्ता ठीक है। चलो इसमें दिया है कि बस स्टोमेटा का ही है, वो विद द हेल्प ऑफ द हाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। उसका कोई मतलब नहीं है। ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा ही बना देने से क्या होगा? और इसके चारों तरफ एपिडर्मिस बना दो। ये क्या है? एक जाल तरीके का बना है, ठीक है। ये एक तरीके का, जैसे
टाइल्स लगे होते हैं ना, तो उसी तरीके का ये मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। तो मोज़ेक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर ये ग्रीन कलर के क्लोरोफिल है। तो अब ज्यादा इसमें कुछ दिखाया नहीं गया, इसी को दिखा के वो कह रहा है इसमें CO2 अंदर गई और O2 बाहर गई, तो डे। डिफ्यूजन और नाइट में क्या होगा? जहाँ पे CO2 ना हो और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इन सब में से ट्रांसपिरेशन भी होगा, दिन में ही पानी बाहर छोड़ेगा, दैट इज H2O भी निकलेगा, और रात में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये क्लोज भी हो जाएगा और थोड़ा बहुत खुला रहेगा, बहुत थोड़ा ही खुला रहेगा, और इसमें से तभी एक्सचेंज होता रहेगा। ठीक है, ये क्लोज्ड है, क्लोज्ड स्टोमेटा। फिर भी इसमें से क्या आएगा? O2 और निकलेगा क्या? नाइट। बस यही बना, अमीरों वाले। और क्या बना? सही है कि नहीं? डे और नाइट नहीं दिखा, तो बंद बंदी होगा। नाइट को क्या है ना, उसमें ऑस्मोसिस कम हो जाती है, जो टाइटनेस है वो वाटर के भरने से होती है, और रात को तो सारे पौधे ड्रूप, दिन में ब्लूम। ओके, अब अगला सवाल मंजू पर है। देखो मंजू का भी नाम फेमस हो गया सवाल की वजह से। तो अब ये देखो, नाउ Manju uses a concave mirror for image formation of different positions of an object. What interface can drawn from the following when the object is placed at a distance of 10 cm from the pole of concave mirror? सर तो इसमें कौन सा आंसर लिखना है सर? अब जरा देखो, एक ऑब्जेक्ट कितना है बताइए कॉनकेव मिरर में। अब ये सार्थक हंस रहा है, कह रहा है देखो मजनू नाम है, मंजू पढ़ रहा है। अब ये देखिए कि ये पोल है, अब पोल से कितना पहले है? इट इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पोल ऑफ फोकल लेंथ कितने पे है? 15 पर है, और ऑब्जेक्ट कितने पर है? 10 सेंटीमीटर। इतनी बातें दी हैं, क्या U कितना है बताओ? रोमिला बताओ U कितना है, बताओ। U -10 सेंटीमीटर और F -15 है। तो अब कोई मदद ना करे, आप मुझे मिरर फार्मूला बताओ। हाँ रोमिल बोलो। तो दैट इज 1 बाई, रोमिल थोड़ा अच्छा जानता है, 1 बाई U प्लस, मेरे को तो नहीं आता। तो दोनों वैल्यू डाल दो। 1 बाई U कितना है? -10, और 1 बाई -15, तो ये चीज उधर चली जाएगी। तो 1 बाई V कितना हो जाएगा? -15, और ये चीज है तो -10 उधर चला जाए तो प्लस में कर दो, 1 बाई 10। साइन चेंज कर दिया बस एक का, दैट इज 30 और +3, तो 1 बाई V, सो V इज इक्वल्स टू +3। तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देख लो, अगर मान लो ये है +30 है, तो ऐसा होगा, एक ऐसी ले लीजिए तो ये ऐसा हो जाएगा, और जो यहाँ आ रही है तो ऐसा विच इज पैरेलल, वो फोकस से जाएगी, तो फोकस से जाएगी तो क्या ऐसे चली जाएगी? फोकस से चली जाएगी। अभी देखो, द रे विच के बीच में है ना, F और P के बीच में है, तो अब ये दोनों पीछे मिलेंगी, तो बिहाइंड में मिलेंगे। हाँ बन जाएगा, इसी से तो बन जाएगा। अब ये दोनों कहाँ मिलती हुई आपको लग रही हैं? तो ये यहाँ मिलती प्रतीत हो रही हैं, दे अपीयर टू, तो इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगी। सही है। अब इसका साइज बता देंगे, तो द इमेज इज फॉर्म 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर फ्रॉम पोल। इमेज इज
formed, सर ये इस वाले में सिर्फ ये दो ही पॉइंट में स्टेटमेंट बस। बस इतना ही है। नहीं पूछ रही इस इधर सर इस टोमेटो वाले में वही दो स्टेटमेंट लिखी है। हाँ ये लिखना। सो बिहाइंड द मिरर, सी सेक्शन है 3 नंबर का है, तो तुम उसके हिसाब से जस्टिफाई कर लेना 3 नंबर के लिए क्या लिखना चाहिए। तो जो उसमें लिखा वो लिख सकते हैं। बिहाइंड द मिरर फ्रॉम पोल, अगर बिहाइंड द मिरर है, एज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, बिहाइंड मिरर के पीछे तुम कहाँ स्क्रीन ले जाओगे, वहाँ लाइट पहुंची ही नहीं, सब अंधेरा ले रहा है। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो साइज लार्ज होगा। वर्चुअल एंड एनलार्ज। अब उसके लिए क्या किया जाए, M is आप मुझे बताइए m के लिए एकलव्य क्या फार्मूला है? -v/u। -v/u, जबकि ये +30 है और u कितना है? -10, तो ये कितना आ जाएगा? +3। +3 प्लस से क्या मतलब है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। 3 से क्या है? 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया। सो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आभासी और सीधी बनेगी और ये प्रवर्धित बनेगी, मैग्नीफाइड। सो इमेज विल बी फॉर्म्ड 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। यही सारा लिख देना। नेचर ऑफ इमेज साइज, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, जो कि आपने बना लिया है, लेकिन इसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, हमने एरो नहीं बनाया, तो इस तरीके से आप एरो भी बना दें। हाँ ठंडक लग रही क्या? अब आगे देखो, लो अब अगला क्या है? पवन है, पवन तो अगले वाले 31। सो डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस। एकलव्य, व्हाट डज इट मीन बाय ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, वही उसका प्रकाशिक केंद्र है, ऑप्टिकल सेंटर। इफ लाइट passes through it, then it passes. Light falls on it, then it passes undeviated. ये इसका निशान है। So light coming to optical center या ray coming to optical center passes undeviated. Now दूसरी बात कही गई है कि you are given, तो ये आप इसमें दिखा सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर जो है ये है और दूसरे वाले में ये है। ये दिखाया जा सकता है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर लाइट आता है, ऐसे बता रहे हैं, और इससे लाइट जाए तो क्या अनडेविएटेड पास हो जाए? ये इसमें भी ये इससे जाए तो अनडेविएटेड है। अब देखें, you are given a convex lens of focal length 30 centimeter. Or where would you place an object to get a real inverted and highly enlarged image? तो हमारे पास फोकल लेंथ इसकी 30 सेंटीमीटर है, तो हम कहाँ पे रखें कि हमको मैग्नीफाइड मिले? कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव मिरर की तरह ही है, बस उसी से आप समझ लें इसमें कहाँ रखा जाए कि हमको रियल चाहिए और मैग्नीफाइड भी चाहिए। ये इसका f1 है और ये क्या है? 2f2, 2f1 और ये f2 है। कहाँ पे? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच तो रियल नहीं आ पाएंगे ना? सर F1 के ऊपर अगर यहाँ रख दी जाए F1 पर इनफाइनाइटली मैग्नीफाइड है, तो वो मतलब स्क्रीन पे आप नहीं ले पाओगे। इसमें क्या चीज पूछी गई है? 30 सेंटीमीटर है। F1 में तो मतलब ये देखो, अगर मान लो तुमने F1 पे रख दिया, पैरेलल हो जाएंगे।
तो ये एक है और एक ये और पैरेलल चेंज ये भी ऐसे आएगी। तो ये मिलेगी कहाँ पे? तो इंफिनिटी पे तो तुम स्क्रीन पे थोड़ी ना इंफिनिटी वहाँ पे थोड़ी ना कुछ ले जा पाओगे। तो तुमको क्या चाहिए? दैट इज, इसको कहाँ रखा जाए इस चीज की बात करें। कितनी ठंडक हुई, कितना पानी निकल गया। So this is not the case. We have to place it somewhere else. हाईली लार्ज होगा तो आप क्या करें, बस F1 से थोड़ा दूर रखें। काम है। देखो देख रहा हूँ, एक हमने ऐसे ले लिया और देखो, और ये ऐसे, अब दूसरा कहाँ से जाएगा? तो ये बिल्कुल सीधा जाना चाहिए। सही है, ये एक लाइन आ गई और एक ये आ गई। तो अगर यहाँ है तो क्या बियॉन्ड F2 बनेगा? अब मैं इसमें आंसर में देख लेता हूँ। अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया। That is real inverted and highly enlarged. हाईली enlarged बोला ना, हाईली मैग्नीफाइड को फोकस बोल रहा है ना। F1 करेक्ट हो तो हाईली enlarged जाएगा ना। ठीक है, ओके। सर इसको 18 कर दीजिए। F1 पे रखो, दैट इज, हाँ अभी कर देते हैं। तो दैट इज, वो प्रचार के ऊपर जा रहे हो क्या? उसमें सब जमे हुए रहते हैं नहीं? एक ऐसा प्रचार आता है टीवी पे जिसमें सब बर्फ की तरह जमे रहते हैं, उसमें वो वार्म कोट पहना देता है सबको, सब हिलने देता है। ये देखो, ये देखिए, ये हाईली लार्ज तो नहीं है, ये कैसा है? मैग्नीफाइड है। तो हाईली के लिए क्या करें? ओके, बात ना करें, इसको देखें। अभी करते हैं, देखिए। सो इफ द ऑब्जेक्ट इस ग्रुप में दिया हाईली लार्ज का, तो यही केस है ना जो मैंने पहले बनाया था। तो हाईली लार्ज को फिर आप स्क्रीन पे नहीं ले पाओगे। ये एक ऐसे गया, दूसरा जो ये गया, ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। और यहाँ पर दैट इज एट इंफिनिटी, और यहाँ पर भी डॉटेड बनाना, सीधा नहीं जोड़ देना। तो एट इंफिनिटी। सो ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1 टू गेट रियल इन्वर्टेड एंड हाईली enlarged image. Object is kept at F1 to get real inverted and highly enlarged. अगला देखो कहा गया है, a concave lens of focal length 20 centimeter. What is the object is to be placed? It forms image at 15 centimeter. Concave lens है C में, तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना चाहिए? कॉन्केव लेंस हैज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक लेंस बनाइए कॉन्केव,
तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर दें सो दैट ऐसा Between O and F1. एज ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर सो दैट इट फॉर्म्स कैसी इमेज है एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 20 है ठीक है तो फोकल लेंथ है 20 f1 तो हमें इसमें कैसी चाहिए 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड तो फॉर्म्ड ये दिया है 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस इसमें सारे कैसे इधर ही बनाएगा मतलब ऐसे जाके वो डाइवर्ज होगा ना तो अब डाइवर्ज होके इधर बनाना है और तुम चाहते हो और सारी इमेज f1 से पहले ही बनेंगी इसमें कभी दूर नहीं बनती है ये कितना है बताओ 20 सेंटीमीटर तो अगर मैक्सिमम इंफिनिटी से आए तब तो 15 पे बनेगी और नहीं तो ये 20 पे बनेगी और नहीं तो और कहीं रखा होगा तो 20 से पहले बन जाएगी तो जरा सोचो कि यहाँ पे कोई अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कैसे उसकी इमेज बनेगी ये देखो ये ऑब्जेक्ट रखा है 15 आना हाँ आ जाएगा कहीं भी रख दो 15 या मतलब ऐसे ही जनरली इससे पहले आएगा वो तो हम फार्मूले से करेंगे F1 के पीछे भी रखे तभी हाँ कहीं भी यहाँ कहीं भी रखो इन्फिनिटी के अलावा कहीं भी रखो तुमको यहाँ नहीं रखना है तो यहाँ रखो इट इज ऑल द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ये जो कॉन्वेक्स मिरर है उसी का ही केस है तो ये बताओ कि ऐसे जाएगा तो कैसे टेम्परेचर बढ़ा दो हाँ अभी बढ़ा ये देखो यहाँ निकल गया पीछे वाले का ना हाँ हाँ बताओ वो और देखो दूसरों को बनवाने की चक्कर क्या किया जाए टॉपिक करना है ये देखो तो एक ही हमारा है और दूसरा कैसा रख दिया जाए बताइए डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से यानी एक ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो सो दैट विल गो अनडेविएटेड ये ऑप्टिकल सेंटर चला गया तो जो देखने वाला है उसको ये रे और ये रे दोनों मिलती हुई कहाँ लगेंगी पहली बात तो इसको भी सही तरीके से बनाया जाए कि बेंड ना लगे हमें ये बात ध्यान देनी है f1 वही रखा जाए कि ये देखो ये अब एक जैसी लग रही है तो ये दोनों जहां पीछे मिलाई जाए आगे तो मिलने की उम्मीद नहीं है लेकिन ये f1 है ये f1 है तो एक रे ऐसे गई तो ऐसा लगेगा इट अपीयर टू गेट डाइवर्ज फ्रॉम f1 और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से कैसी निकल गई सीधी पीछे मिलाने पे यहाँ मिली तो बताओ ये 20 है तो इनकी जो इमेज बनी क्या वो वर्चुअल और इरेक्ट बनी और क्या वो 20 से कम पे बनी अब हम फार्मूले से रख लें कि ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है तो ये ऑब्जेक्ट ए बी है जबकि इसकी इमेज क्या है ए डैश बी डैश वर्चुअल होगा तो आपको कैसा बनाना होगा डॉटेड अब ये देखो सो सृष्टि ये बताइए लेंस फार्मूला लेंस फार्मूला 1/v minus 1/u is equal to 1/f. ठीक है तो 1/v minus 1/u is equal to 1/f तो अब मैं इसमें क्या क्या वैल्यू डालूं बताओ बताओ F20 ये बताओ 15 minus 15 तो 1/-15 u पता नहीं है और f -20 अब ये u को उधर ले जाओ -15 और 20 इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये 1/u तो ये 60 आएगा ठीक है तो ये माइनस का 4 और प्लस का 3 तो ये -1/60 हुआ तो u कितना हो गया -60 सेंटीमीटर सो ऑब्जेक्ट इज टू बी प्लेस्ड एट लेफ्ट हैंड साइड ठीक है या सेम साइड वेयर इमेज इज फाउंड तो at 60 सेंटीमीटर
फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, same side where image is formed. अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्टी टू देखिए, एक्सप्लेन द ये पवन इज कनेक्टेड ए गैल्वेनोमीटर विद ए कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, व्हाट वुड हैपन इफ ए बार मैग्नेट इज पुश्ड इनटू द कॉइल। ये क्वेश्चन डिलीटेड है, देख लो। ये एक गैल्वेनोमीटर ये रखा है, ये करंट की डायरेक्शन दिखाता है। ये देखो, दिस इज गैल्वेनोमीटर, जी लिखा बीच में। अब गैल्वेनोमीटर का मतलब समझा, देख लो 2 मिनट के देख लो। कहने का मतलब है, समझिए, ये यहाँ गैल्वेनोमीटर है, फिर से देखो, ये ऐसे, तो यहाँ पर एक ऐसे, ये देखो। अब मैं इसके पास नॉर्थ ला रहा हूं, और ये है, ये गैल्वेनोमीटर है, अभी इसमें कोई करंट नहीं है। अगर ये करंट इधर जाएगी तो गैल्वेनोमीटर ये बताता है करंट की दिशा, इसका मतलब है करंट किधर जा रही है, ऐसे। अगर इसमें करंट इधर चली जाए तो अभी गैल्वेनोमीटर को देंगे तो आप लोग भी देख लीजिएगा, तो इसमें ये इधर बताएगा, इट शोज द डायरेक्शन की करंट उधर जा रही है, इधर जा रही है, कितनी जा रही है। यहाँ है तो न्यूट्रल 0, इसमें 0 बीच में 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर। समझ आ गई बात। गैल्वेनोमीटर आल्सो शोज द डायरेक्शन, सिर्फ ये मेजर ही नहीं करता है। तो मान लीजिए अब तुमने यहाँ पर नॉर्थ ले आए, तो क्या इसमें से वेव ये निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, और तुम अगर इस नॉर्थ को इसके पास लाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कि बहुत सारे फ्लक्स फिर इस सोलिनॉइड से पास होंगे। बोलो, जैसे नॉर्थ पास लाओ तो क्या होगा बताओ, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सोलिनॉइड चेंजेस। फिर से समझो, फ्लक्स का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी 3 जा रही हैं, फिर 5 जाने लगेंगी, फिर 7 जाने लगेंगी। फील्ड लाइंस है ना, दूर करोगे तो कहो एक ही जाए, एक चली जाएगी, 2 बाहर बाहर, सोलिनॉइड है ना। और अगर बिल्कुल पास कर दो तो सभी उसी के अंदर से निकलेंगे। तो ऐसे में कहेगा, अरे अरे तुम मेरा इनर्शिया तोड़ते हो। तुम जब सो रही हो तो मम्मी जगाती है तब भी बिगड़ती हो, और जाग रही हो सुला दे सर पकड़ के तो भी बिगड़ती हो। कहते हो जैसे वॉट एवर आई एम, I would prefer to be like this only. Don't try to change me. ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम लोग। तो ये इनर्शिया प्रिंसिपल है, ये कह रहा है मुझ में जो फ्लक्स जा रहा है, यही जड़त्व का नियम है कि हम बदलना नहीं चाहते, जैसे हमें वैसे ही रहना चाहते हैं। तो अब अगर इसको पास लाओगे, ये खुद नॉर्थ बन जाएगा। क्या करे, भागो हमसे दूर, हमारे पास कहाँ, नॉर्थ बन के उतने एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस निकाल के इसको काट देगा। हाँ, सोलिनॉइड में करंट फ्लो करने लगेगी। भाई अभी हमने वो घुमाया था ना, उसमें वही काम हो रहा था, और वो बल्ब नहीं जल गया था। तो अब ये फैराडे का नियम है जो तुम्हारे में डिलीटेड है, फिर भी जान लो। हाँ, यही चीज है। अभी हम इसको वीडियो में दिखाएंगे कि सिर्फ मैग्नेट को लाने से बल्ब जल जाए। मैग्नेट उन्होंने फेंका उसी लूप में, सोलिनॉइड में बल्ब लगा था, वो टिमटिमा दिया। 20 साल तक किया, पहले धीरे धीरे करते रहे, और जब 20 साल बाद गुस्सा आया मैग्नेट तो फेंक दिया, और इतने फास्ट फेंका, अरे बल्ब जल गया। पूरे दुनिया में माइकल फैराडे का नाम। तो अब समझो, यहाँ पर इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सोलिनॉइड चेंजेस, देन इट अपोजेस एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्लक्स। अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो खुद नॉर्थ बन जाएगा। क्या कह रहे, पास कहाँ आ रहे हो, दूर जाओ, क्योंकि उसमें वो क्षमता है बनने की, लेकिन नॉर्थ बनने के लिए करंट फ्लो करनी चाहिए।
तो वो इंश्योर करेगा कि कैसी करंट फ्लो कराए। सर कभी इसमें फ्लो नहीं कर अभी नहीं कर रही, लेकिन ऐसे रखो कि कुछ नहीं करेगा। पास लाए ना, और दूर गया, अरे दूर कहाँ चले जा रहे हो, साउथ बन के बुलाएगा, कहेगा जहाँ वहीं रहो ना, दूर जाओ ना पास। तुम्हें इनर्शिया मेरा बदलना नहीं है, जहाँ हो। वो वाली साइड को ना, ये नॉर्थ है, तो ये वाली मान लो side अगर तुम इसको पास लाती हो तो इसका क्या फर्ज है कि एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस जो इसके अंदर से जा रहे उसको काट दे, तो वो ऐसे काटेगा नॉर्थ बन के। और इसमें अगर ये दूर ले जा रही तो क्या इसकी फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी, तो फिर खुद ही साउथ बन जाएगा, कहेगा हम ही जोड़े देते हैं और कम क्यों हो रही सर ऐसा करा ये रखा है है? सर, फिर साउथ इसलिए ये भी कि जितना इसका लॉस है उतनी अपने आप जनरेट कर लेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं उसको बुलाने के लिए कि तुम सर मत। बाय चांस इधर से भी समझ में आई बात की नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है, अभी बता रहे धीरे धीरे समझो। नॉर्थ पास में लाए तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा फील्ड लाइंस काटेगा, काट देगा, कहेगा तुमने 2 एक्स्ट्रा किया, हम उसे काटेंगे। नॉर्थ बनने के लिए अब इसमें करंट कैसी जाएगी, जरा देखो। पास ला रहे तो ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साउथ। दिस इज द लॉ, लेंज लॉ। इसको क्या कहेंगे, लेंज लॉ, दैट इट अपोजेस द इफेक्ट ड्यू टू विच द करंट इज जनरेटेड। दोनों तरफ से नॉर्थ, अभी वो बात की बात है, मतलब नॉर्थ है, एक एक के समझो, पहले बेसिक समझ लो तो सब समझ लोगे। When north is brought near it, then the current will flow in solenoid in such a direction that it opposes the change in flux. तो चेंज को फ्लक्स का कैसे विरोध करें, नॉर्थ वन के नॉर्थ को ना आने दें। तो अब इसमें ये बताओ, क्या इन सभी लूप्स में नॉर्थ कैसे बनेगा, कि कैसी करंट फ्लो करें, करंट फ्लो करा रहे हो। ऐसी फ्लो करे कि ना फ्लो करे, नॉर्थ बनने के लिए। तो अगर ऐसी फ्लो कर रही करंट तो इसमें ऐसी आ गई, तो ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा होगा, लेफ्ट साइड। यही प्रश्न में पूछा गया। हमें ये करना नहीं, लेकिन हम जान लिए, समझ आई बात की नहीं? सो इफ नॉर्थ पोल इज बॉट नियर इट, देन हाउ द गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन, सो इट इज डिफ्लेक्टेड इन दिस वे। और अगर आगे क्या किया जाए बताइए, इफ इट इज, तो हम पहली चीज आपको बता दें, व्हाट डज इट मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है, ये समझ लो तो ये समझ में आ जाए, ठीक है? हाँ हाँ, रूल बस समझ लो फिर हम आगे बढ़ जाए। दैट इज बहुत साधारण सा नियम है। एक क्वेश्चन आएगा कि इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको लिटरली समझने की कोशिश करो, ये वर्ड क्या कह रहा है। दैट इज द इंड्यूस्ड करंट, यानी उसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाए। सुनो, पहले सुनो फिर बोलना। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद सोलिनॉइड चेंजेस, देन इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। इट कैन बी डन। इसे कैसे किया जा सकता है, पहले ये पढ़ो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो क्या कोई बोल सकता है, साक्षी से मिलवा के दिखाएं, जरा बोलो। Magnetic field lines associate with solenoid और then चेंजेस, अगर ये चेंज होगी तभी तो करंट फ्लो होगी। रुका हुआ मैग्नेट नहीं कर सकता ये काम, अगर वो चलेगा तभी तो क्या होगी बताओ, करंट फ्लो करेगी ना। अब एक चीज तुम देख लो, फिर उसके बाद इस बात को करेंगे। ये देखिए, ओके, ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये देखो ये
ग्लोइंग ऑफ बल्ब ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो अच्छा, दूसरी डिवाइस भी जो ये भी दिखा रहा है कि सिर्फ बल्ब ही हमारा पास में लाए तो भी जल जाता है, उसके बाद हाथ में बल्ब लिए तो जल जाए, ये भी दिखा रहा है ना। ये हाथ में लिए जल रहा है कि नहीं बल्ब? ये मेरे पास तो ये डिवाइस है, लेकिन अब तुम्हारे में चैप्टर काट दिया गया है, तो ये सब ऑपरेटर्स रखा हुआ है। और हाथ में लिए रहो ट्यूब लाइट बल्ब सब जल जाए, तो उसको कोई कनेक्ट नहीं करना। हाँ ये देखो जला। सॉलिनॉइड के पास लाना है। हाँ कुछ नहीं, ऐसे पास में ले वही प्लाज्मा के पास लाते हैं, नहीं तो पूरा ऑपरेटर्स ही रखा है। बट लेकिन हम उसको समझाने के लिए अब चलो जब कभी भाग्य होगा तो समझेंगे। सर इसमें क्या हो रहा है? चलो वो इसलिए हमारे काम का नहीं है, हम तुमको वो दिखाते हैं बल्ब का कि मान लो ये ठीक है, ये देखो इसमें इसने सॉलिनॉइड बना दिया। अब इसके अंदर बल्ब डाल दिया, देखो बल्ब जला लेगा ये, कुछ भी है। और सबने और अच्छा दिखा। That is lighting of LED in solenoid. वही है हाँ? वो सही में नहीं डाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक्सपेरिमेंट। तो ये जल गया, ये सही है। ये देखो ये सॉलिनॉइड है, मैग्नेट के पास आएगा देखना बल्ब जल जाएगा। और वो मैग्नेट भी उसने सॉलिनॉइड का ही बना रखा है, देखा तुमने? वो भी तार ही है, तो मालूम है मैग्नेट में जाता है ना एक सॉलिनॉइड, वही गोल को घुमा दो, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाए। और ये बल्ब में कोई कनेक्शन नहीं, हाथ में पकड़े है, लेकिन वो जल रहा है। क्यों जल रहा है? तुम्हें और अच्छा एक्सपेरिमेंट बताएं कि हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ देखो बल्ब का जलना दिखा दे कि ये बच्चा सही बता रहा है, ये छोटी क्लास का सच बताएगा। ये देखो इतना बड़ा सॉलिनॉइड ले लिया, ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, कुछ नहीं। एक तार का रोल ही ले लिया, उससे करंट में लगा दिया, बोला यही सॉलिनॉइड, कुछ नहीं करा इंसुलेटर। ये देखो तार का लगा दिया। अब देखो कितना तगड़ा सॉलिनॉइड बना दिया, कीले भी चिपक गए, तो मैग्नेट बन गया ना। लाइट जलाओ, कनेक्शन दे दोगे तो मैग्नेट नहीं बन जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब ये देखो, अब ये वो सब तो चलो मैग्नेट ये देखो बल्ब जला रहा है। It is the basic principle of working of transformer. Here the number of taps is 200 taps. If 200 taps is there, ये देखो बल्ब जल गया। एक है मैग्नेट और दूसरा है सॉलिनॉइड, वो उसमें कुछ नहीं लगा है, लेकिन उसमें क्यों करंट फ्लो कर गई? ऊपर वाले में कह रहा हमारे अंदर से फ्लक्स भेजोगे। सिर्फ यही प्रैक्टिकल देखो, इसी का मतलब समझो, ज्यादा तुम्हें नहीं समझना। अब जरा तुम्हें हम समझा दें। नीचे क्या ये मैग्नेट था, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, तुम बस इसे बार मैग्नेट समझो, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। एक बार मैग्नेट ही तो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर करंट कैरिंग सॉलिनॉइड है तो क्या बार मैग्नेट नहीं है? और ऊपर वाले में कुछ कनेक्शन नहीं है, बस उस तार में एलईडी लगा दिया। और ऐसा एलईडी लगभग ऐसा कि मान लो जैसे ये एलईडी चल रहा है, एक एलईडी लगा दिया, ठीक है कि नहीं? अब वो जब उसने उसमें डाला तो क्या उस ऊपर वाले सॉलिनॉइड, क्या उसमें कोई सेल था? कुछ नहीं था, लेकिन क्या उसके फ्लक्स बदलने लगे? जो बाहर से फ्लक्स जा रहे थे वो भी उसके अंदर से जाने लगे। तो पहले केस में वो ऐसा नॉर्थ पोल हो गया था, हैंग कर रहा था हवा में, हवा में ही हैंग कर रहा था। अरे तुम कहाँ चले हो, रिपल हो, हमसे दूर रहो, हमारे फ्लक्स ना बदलो। फिर दूसरे में उसने एक और एक्सपेरिमेंट करके दूसरे बच्चों को क्लियर किया। देखिए इसमें ऐसी लाइट भी जलेगी, ये खुद नॉर्थ पोल बन जाएगा और उसके पास नहीं जाना चाहेगा। तो जैसा साक्षी ने बताया, क्या बताया कि इफ क्या किया जाए, साक्षी ने एक्चुअली ये बताया कि मान लीजिए ये एक
सॉलिनॉइड है, करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। ये देखो, तो इन्होंने बताया ये सॉलिनॉइड है, और उसके बगल में एक ऐसा सॉलिनॉइड रखो जिसमें कुछ भी ना लगा, सिर्फ क्या रखा, गैल्वेनोमीटर। क्या लगा हो इसमें? अब गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट अभी जाएगी? कुछ नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं इस सॉलिनॉइड को, ये दोनों एक ही रॉड में, ये पीवीसी पाइप, जो पानी का पाइप नहीं होता प्लास्टिक का, अब इसको इधर इस पे सरकाओ तो क्या इसमें करंट जा रही है? और यदि करंट जा रही है तो क्या ये नॉर्थ है और ये क्या है बताइए? अब अगर इसको तुम इसके पास लाओगे या इसको इसके पास लाओगे तो इसे ईशान क्या बन जाना चाहिए? नॉर्थ। कहेगा अरे तुम अपने फ्लक्स मेरे अंदर से क्यों डाल रहे हो, अपने बाहर ले जाओ, एक दो तो डाल रहे थे तब तक तो हम देख रहे थे, अब सारे ही अंदर से गुजार दोगे क्या? तो ये क्या बन जाएगा कि डोंट डेयर टू चेंज द एसोसिएटेड फ्लक्स विद लिंक्ड विद मी। तो ये खुद क्या बन जाएगा बताइए? इंश्योर कहेगा जितनी जा रही थी फ्लक्स उतना ही जाए, फील्ड लाइंस। फ्लक्स का क्या मतलब है? फील्ड लाइन। तो ये खुद नॉट बन जाएगा। नॉट बनने के लिए इसमें कैसी करंट फ्लो करनी चाहिए? देख लो, ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? तो इसके हर एक वायर में कैसी करंट फ्लो करेगी? ऐसे करंट फ्लो करेगी। ये इधर से आई तो इधर से आ रही होगी, तभी तो इधर से आई, तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगी? अब बल्ब लगा दे तो जल भी जाए। अब साक्षी ने जो बोला था वो लिख के दिखा रहे हैं, सिर्फ इतना बाकी तुम समझ गए? इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सब सॉलिनॉइड, किसके साथ? सॉलिनॉइड चेंजेस, देन द गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड टू इट शोज डिफ्लेक्शन या करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। दिस इज कॉल्ड विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इतना बस समझ लो, इसके आगे नहीं बताएंगे। समझ जाए, जरूरी चीज है। क्या लिख ले बताइए? इफ, बस तुम इतना बता दो, सौम्या छुट्टी कर दे। बताओ जरा क्या? यही जल्दी। If magnetic flux is associated with a solenoid changes, then galvanometer shows deflection. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है भी तो था, ये तो तुमने कह दिया। And current is induced in it. दिस इज कॉल्ड, अब इसको लिख लो। बोलो, समझ में नहीं आया। अगर मान लो कि आप किसी भी बहाने से तुम चाहो तो सुन लो, मैग्नेट ला के इसका फ्लक्स चेंज करो या सॉलिनॉइड ले आओ। क्या सॉलिनॉइड भी एक बार मैग्नेट है? तुम कुछ भी करो, मैग्नेट ला के कर रहे हो तो भी वही बात है। और मैग्नेट ना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ले आओ। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फर्क क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ले आओ। तो अब तुम उसमें से अगर पास लाओगे तो क्या ये दोनों लाइन भी इसके अंदर चली जाएगी, और बिल्कुल चिपका दोगे तो क्या सारे ही फ्लक्स चले जाएंगे? तो फ्लक्स उसके अंदर का पता लगा, वो विरोध नहीं करेगा। तो करने के लिए उसे क्या कहेगा? अभी रुको, अभी मैं ऐसी करंट बहाऊंगा कि देखना तुम्हारी तरफ नॉर्थ होगा, तुम्हें भगा दूंगा यहाँ से। अपने आप कैसे करंट ये किसी भी चीज का बेसिक एनर्जी है। वास्तव में तुम उसके इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन में परिवर्तन ला रहे हो, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन में छेड़खानी कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन और तेजी से घूमेंगे और तेजी से, और उनकी उस वजह से वो एक मैग्नेट बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब है दिस इज द प्रिंसिपल। अब देखो, पूरा पढ़ने के लिए फिर पूरा ही पढ़ते हैं। तुमको थोड़ा सा बता दिया, ऐसा नहीं फिर क्वेश्चन करने पे उसका अंत नहीं है, फिर वो तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इतनी बात तो तुमको दिखा भी दिया, और भी होगा समय तो रखा है हमारे पास। सब हम हाथ में कहेंगे बल्ब पकड़ो, जलाओ बैठ के, वो सब बाद में करेंगे। अभी हमें लेना देना नहीं, लेकिन जो सौम्या ने बोला है भूल न जाए, हम लोग लिख लें। क्या बोला सौम्या ने? इफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए सॉलिनॉइड, solenoid changes, then current is induced in it. This is called, इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बात समझ में आ गई? अच्छा, ड्यू टू दिस
गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन इट। इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट, ये फैराडे लॉ है, इसके आगे की लाइन लेंज लॉ है। तो ये गैल्वेनोमीटर करंट प्रोड्यूस करता है। करंट को मेजर करता है और साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताएगा। इधर 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, इधर भी 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर। तो जिधर जा रहा है उधर करंट, इधर करंट डाले का अगर जाएगी तभी, अदरवाइज ये नल डिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन अगर उधर करंट जा रही तो उधर चले जाएगा गैल्वेनोमीटर, अब इधर आ रही है तो डायरेक्शन भी बताया कि नहीं इसने? द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस whoever generates it। ये धारा उसी का विरोध करती है जिसके द्वारा से ये स्वयं उत्पन्न हुई है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? क्या इसी मैग्नेट ने इसको किया था? तो इसकी करंट की डायरेक्शन ये होगी, ये हर तरीके के चेंज का विरोध करती है। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सच दैट इट अपोजेस एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। बोलो बात समझ में आई? डायरेक्शन ऑफ करंट, direction of current is such that it opposes, किस चीज का अपोज करती है? एनी चेंज इन फ्लक्स या फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद ठीक है। अब इसमें आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, 33 छोड़ दीजिएगा बस। 33 हम आपको बताएंगे। तो कल भी नहीं करना 30 सेकंड भी छोड़ो। 30 सेकंड क्या है? 30 सेकंड आपके कोर्स का नहीं है और 33 भी नहीं करना। इसके पहले भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है? 26 नहीं, वो सही है, वो तो हमने बता दिया ना, वो तो करा दिया है। बायोलॉजिकल नहीं और बाकी तो आप कर लोगे। इन दोनों को छोड़ के सर सारे करने हैं ना? हाँ, बस यही दोनों छोड़ दो। हाँ, सैंपल पेपर 1 आ रहा है कि 2 आ रहा है? 1 आएगा। यश आ गया क्या? यश का तो नहीं गया ना। तुम आइडिया क्यों दे रहे हो बोलने के लिए? तुम मेरा आइडिया दे रहे हो। मैम से बोल देना। कल हमारे एग्जाम करने शाम को क्या? कल शाम सुबह की ले लेंगे। थैंक यू सर। Thank you.